प्यारे बच्चों, हमने सर्व संयुक्त वाक्य है जो वो कर लिया था। अब हम मिश्र वाक्य करेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा, मतलब प्रधान मुख्य होगा उपवाक्य, और उसके आश्रित एक या अनेक उपवाक्य हों, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में जो उपवाक्य हैं उनमें समानता का संबंध नहीं होता, इनमें आश्रय आश्रित का संबंध पाया जाता है। इनमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है जिसमें मुख्य कथन होता है, मतलब मुख्य बात है जो वो उस वाक्य में कही जाती है, तथा जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार है जो दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों एक दूसरे की अपेक्षा होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ, जैसे हमने संयुक्त वाक्य में पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब वो बिल्कुल अपना अपना अर्थ है वो देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा है कि वो अपना अपना अर्थ नहीं देंगे, बल्कि एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा है जो वो उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? उदाहरण के माध्यम से। कुसुम ने कहा कि वह कल कानपुर जाएगी। अब यहाँ पर ये पहले उदाहरण से हम देखते हैं, कुसुम ने कहा कि। अब ये बात हमें बिल्कुल अधूरी लग रही है, हमें जिज्ञासा है कि क्या कहा होगा कुसुम ने। हमारे आंसर में अभी मतलब हमारा जो प्रश्न है वो पूरा ही नहीं हुआ है, और अभी हमें उसके उत्तर की है जो जिज्ञासा है, वो क्या कहना चाहती है कि वह कल कानपुर जाएगी। यहाँ पर कुसुम ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है, और वह कल कानपुर जाएगी ये आश्रित उपवाक्य है। प्राचार्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बंद रहेगा। तो यहाँ पर प्राचार्य ने कहा, अब हमें ये उम्मीद है, आशा है कि क्या कहा होगा, छुट्टी कही है या स्कूल नहीं खुलेगा, कुछ तो कहा होगा। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि क्या कहा है। अभी हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से जितने भी वाक्य होंगे वो सारे के सारे मिश्र वाक्य होंगे। इनको जोड़ने के लिए एक योजक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि शब्द ने जोड़ा हुआ है। प्राचार्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बंद रहेगा। यहाँ पर प्राचार्य ने कहा यह हमारा प्रधान उपवाक्य है, और जो उन्होंने कहा है वो हमारा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, 3 दिन बंद रहेगा ये डिपेंड करता है प्राचार्य जी ने कहा उस पर, इसका अपने आप में स्वतंत्र वाक्य नहीं है। यह वही भारत देश है। कौन सा? मन में एक जिज्ञासा है कि कौन से भारत देश की बात हो रही है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब यह वही भारत देश है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य हुआ है, क्योंकि इसी के बारे में तो आगे बताया जाएगा, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये हमारा आश्रित उपवाक्य है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। सुधा, जो भीम गली में रहती है, मेरी सहेली है। हिरन ही एकमात्र ऐसा पशु है। कैसा? अब देखिए, हमें पता ही नहीं, उसकी कोई विशेषता हमें पता ही नहीं चली है, इसलिए अभी वो वाक्य पूरा नहीं हुआ है। अभी भी उस वाक्य का आधा हिस्सा बचा हुआ है। उसने हिरन ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलाचे भरता है। अब ये कुलाचे भरने की जो विशेषता है हिरन की, वो हमें आश्रित वाक्य के माध्यम से पता चलती है। कुसुम को पुरस्कार मिला। अरे क्यों मिला? क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि, अब क्योंकि है जो ये हमारे आगे वाक्य को पूरा करेगा। अब हमारे मन में है कि कुसुम को पुरस्कार मिला क्योंकि, अब अधूरा वाक्य है, मन में इच्छा है कि उसे मिला क्यों होगा, कोई तो वजह रही होगी मिलने की। तो जब हमारे सामने इस वाक्य को पूरा किया जाएगा तो वो पूरा हुआ वाक्य है जो, वो हमारा आश्रित उपवाक्य होगा। और जो हमारा शुरुआत में वाक्य है कुसुम को पुरस्कार मिला, ये हमारा मुख्य वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए।
एक स्वतंत्र उपवाक्य जब अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बन जाता है तो वह मिश्र वाक्य कहलाने लगता है। दोनों एक उपवाक्य होगा मुख्य और एक आश्रित उपवाक्य होंगे। ये जब दोनों मिलेंगे इनको किसी शब्द से जोड़ा भी जाएगा, समुच्चयबोधक अवयवों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि, की, और इस तरीके से जो ये यदि, जिसे, जो, कि, इस प्रकार से जो समुच्चयबोधक हैं ये सारे के सारे संयुक्त वाक्य में आएंगे, और या, अथवा, ये हमारे संयुक्त में आएंगे। और जो हमारा ये है यदि, कि, जो, जिसे, क्योंकि, ये सारे के सारे हमारे मिश्र वाक्य के समुच्चयबोधक अव्यय होंगे। आगे देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है शेष वाक्य उस पर आश्रित होते हैं, ये पहचान है इसकी। जिस वाक्य की क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहती है वह प्रधान वाक्य होता है। मतलब क्रिया है जो अंत तक बनी रहेगी वो हमारा प्रधान वाक्य होता है। आश्रित वाक्य कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि समुच्चयबोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं, अर्थात इन वाक्यों का आरंभ उपर्युक्त अवयवों से ही होता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। यदि तुम समय से निकलते तो तुम्हारी ट्रेन न छूटती। आगे देखिए, मिश्र वाक्य से जुड़े वाक्य एक दूसरे के बिना प्रायः पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते हैं। जब तक वाक्य पूरा नहीं होगा हमें पूरा सेंटेंस का मीनिंग है जो पता ही नहीं चलेगा। आगे देखिए बच्चे, इसमें आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य, अंत कहीं भी आ सकता है। ये जो डिपेंडेंट सेंटेंस है ये वाक्य के शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह लड़की मिल गई जो मेले में खोई थी। वह लड़की जो मेले में खोई थी यहाँ आई थी। जो मेले में खोई थी यह वही लड़की है। तो एक ही वाक्य को हमने 3 तरीके से समझ लिया। तो ये हमारा जो मिश्र वाक्य है, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, इसमें समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो आगे देखिए, जो इसके अंदर उपवाक्य है, क्लासेस हैं, जो हम संस्कृत इसमें इंग्लिश में पढ़ते हैं क्लासेस, तो वो हैं कुछ, इसको क्लॉज बोलते हैं। प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए इसमें, क्योंकि प्रधान वाक्य छांटना है और आश्रित उपवाक्य छांटना है, तब पहचान होगी तभी तो छांट पाएंगे, तभी तो उसमें से अलग कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, मतलब मेन होती है। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ है जो डिपेंड सेंटेंस है जो उनका प्रारंभ है जो मतलब वो शुरुआत है वो प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होती है, ठीक है। जो मुख्य वाक्य है उनकी क्रिया है जो मुख्य होगी, ठीक है। और जो आश्रित उपवाक्य हैं उनकी पहचान यह होगी कि वो कि, जो, जिसे, यदि, इस प्रकार के शब्दों से समुच्चयबोधक अवयवों से शुरू होंगे। मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। जो क्रिया वाक्यांत तक बनी रहेगी, वाक्यांत मतलब वाक्य के अंत तक बनी रहेगी, वही उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे अनुराग परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इस वाक्य को जब हम सरल वाक्य बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, अनुराग परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। अब यहाँ पर देखिए, परिश्रम करता क्रिया रूपांतरित हो गई, मतलब बदल गई, अतः यह आश्रित उपवाक्य है। दूसरी ओर जो सफल होता वह क्रिया ज्यों की त्यों बनी रही, अतः यह प्रधान उपवाक्य है। जिसकी क्रिया बदलती नहीं है वो प्रधान उपवाक्य होता है, जिसकी क्रिया बदल जाती है वो हमारा आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। समय पर पहुंचने पर, समय पर उठने पर स्टेशन अवश्य पहुंच जाता। इस तरीके से हम इनको साधारण वाक्य बनाएंगे तो हमारे जो उपवाक्य हैं आश्रित उपवाक्य और जो हमारा प्रधान वाक्य है वो दोनों हमारे अलग अलग सामने आएंगे, और प्रधान उपवाक्य है जो उसकी क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। आगे हम जानते हैं उपवाक्य के भेद कितने होते हैं। ये पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें से उपवाक्य छांटिए।
तो संज्ञा उपवाक्य होता है नाउन क्लॉजेस, विशेषण उपवाक्य है एडजेक्टिव क्लॉजेस, और क्रिया विशेषण उपवाक्य है एडवर्बल क्लॉजेस। ये हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। नाउन क्लॉज होता है संज्ञा उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य वाक्य की किसी संज्ञा अथवा संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। श्याम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब यहाँ पर श्याम ने कहा, ये उपवाक्य का कर्म है और उपवाक्य इसमें है हम लड़ाई नहीं चाहते। तो इसमें जो की शब्द है जो, ये संज्ञा उपवाक्य की पहचान है। तो जो संज्ञा उपवाक्य होंगे उनमें की शब्द से ही दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये संज्ञा पदबंध है। आगे देखिए, ये उदाहरण और समझते हैं। विद्यार्थी जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। माता की इच्छा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। इनसे पूछिए कि ये कौन है। तो जो संज्ञा उपवाक्य है ये की से ही शुरू होते हैं, मैक्सिमम की से ही शुरू होते हैं। तो ये भी एक इनकी पहचान होती है। आगे देखिए, विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जिस प्रकार से हम विशेषण की परिभाषा याद करते हैं, सेम उसी तरह से ही विशेषण उपवाक्य है ये। तो इसमें क्या होगा, उदाहरण से समझते हैं। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। अब लड़का है तो संज्ञा है और हमने इसकी विशेषता बताई जिसने कल चोरी की थी। ठीक है, तो जब हम उसकी विशेषता बताएंगे तो यहाँ पर जिसने कल चोरी की थी, तो ये हमारा विशेषण उपवाक्य बन जाएगा, क्योंकि ये उस लड़के की विशेषता बता रहा है। हमें पता है विशेषता चाहे अच्छी हो बुरी हो वो हमें बतानी है, वो विशेषण के अंतर्गत ही आती है। आगे देखिए, इसमें जो परिश्रम करता है वह उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो जो परिश्रम करता है, ठीक है, ये किसी जो व्यक्ति परिश्रम करेगा तो वो जो है ये किसी संज्ञा के लिए ही तो प्रयोग हुआ है, उसे अवश्य सफलता मिलती है। यहाँ जिसने कल चोरी की थी, जो परिश्रम करता है, ये सारे के सारे आश्रित उपवाक्य हैं जो क्रमशः लड़का संज्ञा तथा उसे सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं, मतलब इसकी विशेषता बता रही हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ है जो, वो सर्वनाम जो अथवा इसके क्रिया रूप यथा जिसने, जिसे, जहाँ, जिससे, जिनको, जिनके लिए आदि से होता है। विशेषण की पहचान ये होती है, जिसने, जिससे, जहाँ, जिससे, जिनको, जिनके लिए, इस प्रकार के समुच्चयबोधक अव्यय हैं, इनसे ही वाक्यों को जोड़ा जाएगा या फिर ये इनका वाक्य में ज़रूर प्रयोग होगा। इसी से हमें विशेषण के बारे में पता चलता है कि ये सारे शब्द हैं ना जो, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा पार्ट है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण हमें पता है क्या होता है, जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं शब्द, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, क्रिया कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसकी विशेषता जहाँ जिस वाक्य में बताई जाएगी वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य हम छांट सकते हैं आराम से। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य को क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला। यहाँ पर देखिए, तुम स्टेशन पर पहुँचे, पहुँचना एक क्रिया हो गई, तब मैं घर से चला, चलना एक क्रिया होगी। तो दोनों की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ उपवाक्य जो क्रियाएं हैं, चलना, चुप रहना, इनकी विशेषताएं हैं वो बताई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाया है। ठीक है, आगे देखिए, इसके क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसके 5 भेद होते हैं।
हमें पता है क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं, किस तरीके से हम उसको जानेंगे। कालवाचक मतलब समय के बारे में बताएगा। स्थानवाचक मतलब स्थान के बारे में बताएगा। रीतिवाचक मतलब क्रिया कैसे हुई, किस तरीके से हुई, किस ढंग से हुई, उसके बारे में बताएगा। और परिमाणवाचक है जो मापना तोलना, इसके बारे में हमें बताएगा। ठीक है, ये 5 तरीके से हम इसको यहाँ पर देखेंगे, परिमाण और परिणाम। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या होगा। कालवाचक को हम समझ लेते हैं पहले। जब मैं स्कूल पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, मतलब ये समय की बात कर रहा है कि जब मैं स्कूल पहुंचा, मतलब मैं जब स्कूल पहुंचा था ना उस समय वर्षा हो रही थी। ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल शुरू हो गया। यहाँ पर भी समय की बात की गई है कि जैसे ही वो स्कूल से बाहर आया खेल शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आना और शुरू होना, इन दोनों की विशेषता बताई गई है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक स्थान के बारे में, जिधर हम जा रहे हैं उधर आज कोई नहीं गया। यहाँ पर जाने की विशेषता बता रहे हैं, तो जिधर है जो वो स्थान के लिए प्रयोग हुआ है, डायरेक्शन के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जाने की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर स्थानवाचक हो गया। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, तो ये जहाँ तुम रहते हो मतलब किसी स्थान की बात की गई है, रहना है मतलब क्रिया है, तो वहाँ मैं भी रहता हूँ, तो वहाँ पर मतलब यह वह भी उसी स्थान पर रहता है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। रीतिवाचक, किस तरीके से हो रहा है कार्य, आपको वैसा करना चाहिए जैसे मैं कहता हूँ। ठीक है, करना चाहिए, कहता हूँ, कहना हूँ, ये सारी की सारी है जो क्रियाएं हैं और किस तरीके से इसमें कार्य करने के बारे में बताया गया है। रीति मतलब क्रिया के ढंग को बताया गया है। बच्चे वैसा ही करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा वैसा ही करता है, कैसा करता है बच्चा, जैसा उन्हें सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे परिमाणवाचक, उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला। अब जितना, उतना, कितना, ये सारे मापक हैं, माप के हम बता सकते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़े रहना कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषता है परिमाणवाचक। आगे देखिए परिणाम अथवा हेतु सूचक उपवाक्य, ये भी एक उपवाक्य ही है। कैसे है ये, यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। हेतु सूचक होता है किसी जो कार्य के होने के बारे में बताया जा रहा है, एक शर्त के पर दूसरा वाक्य है जो वो टिका हुआ होता है। अब यहाँ पर देखिए यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। अब यहाँ पर वर्षा अच्छी होने पर डिपेंड कर रही है फसल का अच्छा होना। वह ज़रूर मेहनत करेगा ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर हो सके। वह इसलिए आएगी ताकि आपसे बात कर सके। तो यहाँ पर हेतु सूचक उपवाक्य परिणाम। ठीक है, उसका आने का, जाने का कोई रीज़न है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर ये सारे के सारे परिणाम या हेतु सूचक उपवाक्य के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुख्य है हमारे यहाँ तक क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद। बस आगे हमारे कोई भी परीक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके कुछ उदाहरण हैं वो मैं अगली वीडियो में बता दूँगी। तो तब तक इनको परिभाषाओं को अच्छे से समझ लेना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त